बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना एक नया एक्ट जिसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। हम लोगों ने इसको पढ़ना क्यों है, हमें पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो भी हम लोग एसडीओ का पेपर देने जा रहे हैं उसमें जो लॉ का सेक्शन है, लॉ का जो पेपर होना है उसमें उसने मुख्तलिफ एक्ट्स का जिक्र किया है। उसमें से कुछ मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ और उन्हीं में से एक एक्ट उसने हमें बताया है कि सीआरपीसी, जिसको हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 कहते हैं, ये भी करना है। बट अच्छी बात है कि उसने हमें स्पेसिफाई कर दिया है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा है। ठीक है, लॉ वाले बच्चे तो इसको पूरा पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग एसडीओ की सीट के लिए कर रहे हैं तो उसने हमें स्पेसिफाई कर दिया कि हमने इसमें से क्या क्या करना है। तो उसने हमें 3 बताए हैं इसमें से चैप्टर्स जो हमें करने हैं और कौन कौन से सेक्शंस उसके बनते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ और इसको हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें कौन कौन से सेक्शंस या चैप्टर्स करने हैं। सबसे पहले उसने हमें बताया कि आपने अरेस्ट का चैप्टर करना है। ठीक है, अरेस्ट के जो सेक्शन बनते हैं वो सेक्शन हमारे पास बनेगा 46 से लेकर और 67 तक वैसे बनेगा, लेकिन अगर मैं मोस्ट प्रिसाइसली करूं कि जो एग्जैक्ट जहां तक बनता है वो हमारा बनता है 60 तक। ठीक है, 46 से लेकर 60 तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अरेस्ट का। सेकंड में उसने हमें बताया कि आपने करना है सर्च वाला चैप्टर। ठीक है, ये सिलेबस में मेंशन है सर्च वाला। सर्च के जो सेक्शंस बनते हैं वो आपके पास बनते हैं 94 से लेकर पहले तो 103 तक। क्लियर? उसके बाद आपके पास बनते हैं 165, 166, ये भी आपके पास सर्च से रिलेटेड। ठीक है, तो 46 से लेकर 60 तक। और वैसे तो आगे 5-6 ही सेक्शन है, 67 तक आएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। पूरा भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, वो हो गया। उसके बाद 94 से 103 ये भी थोड़े से सेक्शन है। 165, 166 2 सेक्शन है। उसके बाद लास्ट जो हमने करना है वो हमने करनी है अपील्स का चैप्टर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास टाइम कम हो, कुछ भी करने का टाइम ना मिल रहा हो, तो आपको हर एक्ट की अपने पेपर से पहले अपील्स का चैप्टर और डेफिनेशंस का सेक्शन ज़रूर करके जाना है। ठीक है, तो इन्होंने भी यहाँ पे अपील को इंक्लूड किया है। और अपील में उसने हमें ये हमारा कौन सा हो गया, सर्च का हो गया। ठीक है, ये भी सर्च का है। उसके बाद अपील का उसने हमें क्या दिया है, अपील में हमें करना है सेक्शन 404 से लेकर, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको। अपील में हम लोगों ने क्या करना है, 404 से लेकर और हमारे पास है 431 तक। ठीक है, ये हमारे पास है अपील्स के सेक्शन। तो सीआरपीसी में हमें बस यही करना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट को देखेंगे कि अरेस्ट कब करनी है, कैसे करनी है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इस एक्ट के तमाम चैप्टर्स को नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके कौन सा सेक्शन किससे डील कर रहा है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब उसने हमें खुद ही बता दिया कि आपने इसमें से जस्ट ये करना है, ठीक है, तो फिर हम लोग मतलब पूरा क्यों करें, स्पेसिफाई कर दिया ना। जैसे हमने पी रैक किया, उसने स्पेसिफाई नहीं किया, उसने कहा पी रैक करना है आपने 2024 का, तो हमने पी रैक पूरा कर लिया। उसने कहा था टेनेंसी एक्ट जो कि इतना बड़ा है, लेकिन उसने कहा है उसको पूरा करना है, तो हमें पूरा करना है उसको। लैंड रेवेन्यू एक्ट को उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया 1967 का जो है, हालांकि वो कितना बड़ा है, लेकिन वो हमें करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, लेकिन जिसका उसने हमें स्पेसिफाई कर दिया है तो उसको हमें उतना ही करना है। ये देखें, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आ जाता है जी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 है और ये किससे डील कर रहा है, ऑफ अरेस्ट, एस्केप एंड रीटेकिंग। अब ये नाम हमें याद होना चाहिए। ठीक है, कि ये अरेस्ट से, एस्केप से, अरेस्ट से डील करेगा। एस्केप मतलब होता है ना कि जैसे भाग जाना किसी की उससे, और फिर उसको रीटेकिंग दोबारा से लेकर आना, ये चैप्टर उससे डील करेगा। अब इस चैप्टर के जो है ना वो 2 पार्ट्स हैं। एक ए है जिसमें एक जनरल अरेस्ट वो आपको बताएगा कि कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट भी पढ़ेंगे जिसमें कुछ आपको वो स्पेशल अरेस्ट बताएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन नंबर 46 से। सेक्शन 46 हमें कहता है अरेस्ट हाउ मेड। ठीक है, कि अरेस्ट कैसे होगी। उसने कहा कि इन मेकिंग एन अरेस्ट पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ पे याद रखने की क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये वरना सिंपल सी बात है कि अरेस्ट कैसे करनी है। मैं आपको जनरल बताऊं तो वो बता रहा है कि आपने जाना है, पर्सन को गिरफ्तार कर लेना है, लेकिन उसको टच किए बगैर। लेकिन अगर वो शख्स जो है ना मुज़ाहमत करता है, खुद को गिरफ्तार नहीं करने देता, फिर आप उसको टच कर सकते हो, मतलब। ठीक है, तो अब इसको रीड करते हैं कि अरेस्ट कर कौन सकता है। इन मेकिंग एन अरेस्ट, अरेस्ट करते हुए द पुलिस ऑफिसर, या तो पुलिस ऑफिसर
या और का लफ्ज़ आ गया, ठीक है। ये एमसीक्यूज इस तरह के बनेंगे कि अरेस्ट कौन कर सकता है, पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी अदर पर्सन। अब सवाल है कि अदर पर्सन मतलब मैं भी जाके अरेस्ट कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। अदर पर्सन वो बता रहा है मेकिंग द सेम, जिसको ये अथॉरिटी दे दी गई होगी कि आपको आपने जाके अरेस्ट करना है, ठीक है। कोई भी ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता। पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जिसको आप अरेस्ट करें उसको क्या करोगे? आप टच करोगे और उसकी बॉडी को अपने कन्फाइन करना है, ठीक है, महदूद कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना है। अनलेस माँ सिवाय इसके, अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन, कि वो शख्स खुद से ही कह दे कि नहीं मतलब मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे गिरफ्तार कर लें, मतलब वो आपसे मुज़ाहमत नहीं कर रहा, फिर क्या ही आपको ज़रूरत है। ये मैं बताती हूँ, ये सेक्शन इसलिए बनाया गया है कि अब कुछ लोग होते हैं ना पुलिस ऑफिसर, वैसे ही पुलिस मशहूर है कि वो मतलब जुल्म करती है वगैरह वगैरह, कि अगर एक शख्स विलिंगली आपको सरेंडर करने को तैयार है देन यू डोंट नीड टू यूज सम फोर्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैप्चर हिम या टू अरेस्ट हिम, ठीक है। जब उसने खुद कह दिया कि मैं अरेस्ट होने को तैयार हूँ, ये लीजिए मुझे हथकड़ी लगाएं, ठीक है, तो फिर आप उसको मुक्का मारना और फलां फलां ये तो आप करना जायज़ नहीं है ना आपके ऊपर। तो अरेस्ट सबसे पहले हमने देखा अरेस्ट कैसे करनी है। अरेस्ट उसने कैसे करनी है, उसको आपने टच करना है, ठीक है। अब टच करने का मतलब ये तो नहीं होगा ना कि आपने हाथ लगा के टच करके पीछे कर लिया। टच से मनाते आप उसे पकड़ोगे, क्यों पकड़ रहे हैं? ताकि वो भाग ना जाए। लेकिन अगर वो शख्स कहता है कि मैं तैयार हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, उसके एक्शन उसका वर्ड ही आपके लिए काफ़ी है, उसका बोलना ही काफ़ी है। इसी का सबसेक्शन 2 हमें कहता है, ये देखिएगा सबसेक्शन 2 कहता है रीस्टेटिंग इंडीवर टू अरेस्ट, ठीक है। अब अगर वो क्या करे, रीस्टेट इंडिविड, अब यहाँ पर आएगा कि अगर सच पर्सन, अगर वो पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट, अब वो मुज़ाहिमत अगर कर रहा है इंडिवर टू अरेस्ट हिम, कि उसको जो अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है उससे बचने की, या फिर और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, अरेस्ट से भागना चाह रहा है, तो फिर सच पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन, तो वो पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करने गया या वो दूसरा पर्सन जो अरेस्ट करने के लिए गया है, शेल मे यूज़ ऑल द मीन्स, अब वो कोई भी मीन्स यूज़ कर सकता है, और किस चीज़ के लिए? उस अरेस्ट को यकीनी बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, खुद से आप दे दो विलिंगली, आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, ठीक है। अगर आप मुज़ाहमत करोगे तो पुलिस अफसर को जो भी करना पड़ा ऑल द मीन्स वो यूज़ करेगा और आपकी अरेस्ट को मेक श्योर करेगा वो, ठीक है। बट सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? नथिंग इन दिस सेक्शन, यानी कि वो कह रहे हैं कि इस सेक्शन में, सेक्शन 46 में gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offence punishable with the death or with imprisonment for the life। के सेक्शन 46 इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कह रहे हैं आप कोई भी फोर्स को यूज़ कर लो, कुछ भी फोर्स से मुराद है कि ताकत का, उसको लोहे मार रहे हो आप सर में या कुछ भी करके हाँ अरेस्ट को मेक श्योर करना है, ऐसा नहीं होगा। उसने कहा है कि अरेस्ट करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है, यूज़ ऑफ फोर्स करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि अगर उस शख्स का जुर्म ऐसा है, ठीक है, मतलब एक फ़र्ज़ करें उस शख्स का जुर्म ऐसा नहीं है कि उसको आपको लगता है कि अल्टीमेटली उसको जाके सजाए मौत हो जाएगी, ठीक है, या उसको जाके उम्र भर की कैद हो जाएगी। अगर इतनी सुवैरिटी की नौयत का उसका केस नहीं है ना, तो फिर आप उसके ऊपर इतना यूज़ ऑफ फोर्स यूज़ करना कि वो मर ना जाए, ठीक है, क्योंकि उसका इतना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस तो नहीं है ना। समझ आ गई है बात की? तो ऊपर हाँ इन्होंने क्या किया, पुलिस अफसर को पावर दी कि आप क्या करो, यूज़ कर सकते हो, ये देखें, मे यूज़ ऑल द नेसेसरी मीन्स, ताकत का यूज़ कर सकते हो। फ़ौरन से उनको रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया, सिर्फ इतना यूज़ करना कि उस बंदे की कॉज ऑफ डेथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सेक्शन नंबर 47, अरेस्ट हमें समझ आ गई कैसे करना है। सेक्शन 47 हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि सर्च ऑफ प्लेस, उस जगह को आप सर्च करें, किस जगह को? बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, कि जिस शख्स को आपने अरेस्ट करना है ना, और आपको लगता है कि वो शख्स फलां जगह पे बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है या भाग के वहाँ पे चला गया है, जिस भी रीज़न से फलां जगह पे वो शख्स मौजूद है जिसको हमने अरेस्ट करना है, तो आप उस जगह को सर्च करते हो। क्लियर? अब उसके सर्च करने का आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे करना है। इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, पहली बात तो है कि आपके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी पर्सन जिसके पास अरेस्ट वारंट हो, या सेकेंडली एनी पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी ही हो अरेस्ट करने की, ये दोनों लोग, एक वो शख्स जिसके पास आपके वारंट होना चाहिए किस चीज़ का, अरेस्ट करने का,
दूसरा पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, किस चीज़ की अरेस्ट करने की, तो ये क्या कर सकते हैं, हैज़ द रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज़ एंटर्ड इनटू और इज विद इन एनी प्लेस, तो फिर द पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शैल ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोरसेड ऑफ सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इनग्रेस देयर टू एंड अफोर्ड ऑल द रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर अ सर्च देयरिन, के अगर पुलिस अफसर या वो शख्स जो कि अरेस्ट करने जा रहा था, पता चला कि उनको पता चला कि फलां शख्स जो है वो फलां जगह पे मौजूद है, वो मुलजिम जिसको हमने गिरफ्तार करना है, तो क्या करेंगे, उस जगह पे हम डायरेक्ट एंटर नहीं हो जाएंगे, पहले वो उस जगह का जो मालिक होगा, सपोज वो किसी घर में छुपा हुआ है, उस घर का जो भी मालिक होगा, अगर तो वो वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, तब भी ठीक है, अगर वो नहीं रह रहा, वो घर लॉक था लेकिन वो मुलजिम वहाँ पे छुप गया, ठीक है, तब भी मालिक मकान से आप उसके नोटिस में बात लाएंगे, उससे परमिशन लेंगे, ठीक है, कि आपके घर को हमने चेक करना है और फिर उस घर में हम दाखिल होंगे, उसके इल्म में लाए बगैर आप किसी के भी घर में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो ये वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, अलाउ हिम फ्री इनग्रेंस, कौन अलाउ करेगा, वो जो मालिक मकान होगा ना, जिसका वो घर होगा, वो अलाउ करेगा पुलिस अफसर को या उस पर्सन को जो अरेस्ट कर रहा है कि इनकी फ्री इनग्रेंस, इनग्रेंस बोलते हैं एंटर होने को, ठीक है, कि इनकी फ्री में इनग्रेंस करवाई जाए अपने घर के अंदर, इजाज़त दी जाए घर में दाखिल होने की। उसके अलावा और क्या करना है, एंड है यहाँ पर कि वो शख्स मालिक मकान जो है वो फैसिलिटी असिस्टेंट भी प्रोवाइड करेगा, मतलब मदद भी करेगा पुलिस ऑफिसर्स की, ठीक है, मुलजिम को गिरफ्तार करवाने में। कैसे मदद करेगा, ये नहीं कि उनके साथ गन लेके खड़ा हो जाएगा, मतलब वो बताएगा कि हाँ मेरे घर में खुफिया कमरा वहाँ भी है, ये भी है, इस तरह से थोड़ा उसको उनको गाइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या है उस जगह के सर्च करेंगे जहाँ पे वो मुलजिम छुपा हुआ है। देखें जब तक किसी के ऊपर जुर्म साबित ना हो जाए वो सिर्फ मुलजिम कहलाता है। मुलजिम मतलब उस पर इल्ज़ाम लगा हुआ होता है, ठीक है। जब उस पर जुर्म साबित हो जाता है फिर वो मुजरिम बनता है। मुलजिम को मुजरिम कहना बहुत गलत बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं 48 प्रोसीजर वेयर इनग्रेंस नॉट ऑब्टेनेबल। अब क्या करें कि जनाब हमें तो इजाज़त नहीं दी मालिक मकान ने कि आप चले जाएं मेरे घर में। ये ऐसे भी हो सकता है कि हो सकता है मालिक मकान को पता हो कि फ़लाँ शख्स अंदर घुसा हुआ है और फ़लाँ शख्स कह रहा है कि अगर तुमने मेरे बारे में बताया या किसी को अंदर आने दिया तो तुम्हारी बेटी अंदर ही या फ़लाँ शख्स तुम्हारा बेटा अंदर ही है, उसको गोली से उड़ा दूंगा। कुछ भी हो सकता है ना केस। तो या मालिक मकान अपनी मर्जी से ढिठाई पे उतर है कि नहीं भाई मेरे घर में नहीं जाना, ठीक है। वो कह रहा है कोई भी वजह से जब वो आपको इनग्रेंस अलाउ नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ इस पूरे को समरी करके कि जब मालिक मकान आपको इजाज़त नहीं दे रहा ना, जिसकी वो जगह है वो आपको इजाज़त नहीं दे रहा, ठीक है। मालिक मकान अक्सर होता है ना घर किराए पे दिया हुआ होता है, तो किराए पे जो शख्स रह रहे हैं उनको इजाज़त देनी पड़ेगी। मतलब उस जगह पे जो भी रिजाइड कर रहा है उसको इजाज़त देनी है। अगर कोई रिजाइड नहीं कर रहा तो फिर मालिक मकान, अगर वो नहीं दे रहा तो क्या करना है, तो पुलिस ऑफिसर उस घर का किसी भी बैक साइड का डोर या विंडो को तोड़ेगा। अब उसको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले उसके इल्म में बात ला चुका है। अब बस उसने बैक साइड के डोर या विंडो को तोड़ना है और घर के अंदर एंटर हो जाना है, ठीक हो गया। अब मैं एक बार इसको रीड भी कर देती हूँ। इफ़ इनग्रेंस ऑफ सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सेक्शन 47, सेक्शन 47 जो उसमें ऊपर पड़ा है कि परमिशन लेनी चाहिए, अब उसको नहीं मिली, इनग्रेंस नहीं मिली अंदर जाने की, तो अब कह रहे हैं अब ये आपके ऊपर लॉफुल हो गया। अब आपको क्या है, इजाज़त है। किस चीज़ की, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट एंड इन एनी केस इन विच अ वारंट में इशू बट कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन to be arrested an opportunity of case for a police officer to enter such place and search therein and in order to effect an entrance into such place to break, important part, open any outer or inner window of any house or the place, ठीक है। हो भी ये भी तो हो सकता है ना उसके अपने घर की कोई बैक की कोई वो विंडो या वो ना हो, तो उसने क्या नियर बाय जहाँ से आपको लगता है कि उसके घर में मैं एंटर हो सकता हूँ उसको तोड़ें। वेदर डैट ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड और ऑफ एनी अदर पर्सन इफ आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी एंड पर्पस एंड डिमांड ऑफ एडमिटेंस ड्यूली मेड ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन एडमिटेंस, ठीक हो गया। तो फिर उसको इजाज़त होगी कि जनाब जाए और उसको तोड़े। सिंपल सी बात है जिसको इतना लंबा करके बताया गया है। अब ये आ गया है हमारे पास सेक्शन 48 का ही के ब्रेकिंग ओपन, ऐसे कर लेते हैं, ब्रेकिंग ओपन जनाना। अब जनाना लफ्ज़ आ जाए तो हमें वैसे ही पता होता है जनाना डिनोट्स टू फीमेल। अब इसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपके जो जिस जगह आपने एंटर होना है मुलजिम को ढूंढने के लिए कि वो इस घर में रहते हैं, ठीक है। अच्छा ज़रूरी नहीं है मुलजिम भाग के वहाँ पे आया हो सकता है वो रहता ही वहीं पर ही हो, वो उसका वो मतलब उसी घर का रिहायशी हो, ठीक है। तो उसने कहा है कि अगर वो शख्स जिस घर में है
उस घर की मालिक जो हैं वो एक लेडी है या उस घर में कोई लेडी रहती हैं, फिर तो जाहिर है ये एक अनएथिकल बात है ना कि आप फ़ौरन से घर में जाएं, अगर इजाज़त नहीं भी मिल रही तो दरवाजे या विंडो तोड़ दें, टोटली अनएथिकल। ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, अगर एक लेडी जो है वो कर रही हैं, एक घर को रहती हैं उसमें, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उस लेडी के इल्म में बात लानी है, उसको एक नोटिस भेजना है बस। उस नोटिस के बाद और उसे कहना है कि काइंडली आप इस जगह से रिमूव हो जाएं, मतलब मूव कर जाएं कुछ अरसे के लिए, ठीक है। और पुलिस अफसर उसकी मदद भी करेगा उनको वहाँ से हटाने में, उनकी चीज़ों को वहाँ से शिफ्ट करने में, ठीक है। कुछ अरसे के लिए उन लेडी की मदद भी करेंगे पुलिस ऑफिसर। सबमिट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड एट, शर्त ये कि इफ़ एनी सच प्लेस इज़ एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वमेन, अगर वो एक औरत की उसमें है, ऑक्यूपेंसी में है, हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम, तो कस्टम के मुताबिक डज नॉट अपेयर इन पब्लिक, तो और जो कस्टम्स के मुताबिक पब्लिक में नहीं आ सकती, फॉर एग्जांपल मुस्लिम वमेन है तो हमें इजाज़त नहीं है कि मर्दों के सामने आए, ठीक है। तो फिर सच पर्सन या फिर पुलिस ऑफिसर शैल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट नोटिस टू सच वमेन, तो वो उस अपार्टमेंट में दाखिल होने से पहले उस औरत को क्या करेंगे, नोटिस देंगे। सही है जी। डैट शी इज़ एट लिबर्टी, और उसमें क्या कहेंगे कि आपको इजाज़त है टू विड्रॉ, कि आप काइंडली यहाँ से विड्रॉ कर जाएं, चली जाएं। एंड शेल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग, और उनकी मदद भी की जाएगी उनको वहाँ से विड्रॉ करने के लिए जो भी उनको असिस्टेंस चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट, फिर अपार्टमेंट की विंडो को तोड़ सकते हैं या उस घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। छोटी सी बात ही, औरत होगी तो सिर्फ आपको एक पहले नोटिस भेजना है, दैट्स इट। 47 48 अब हमारे पास रहता है 49 हमें कहता है पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर द पर्पस ऑफ लिबरेशन। अब सोचने की बात है, ऊपर आज़ादी मिल तो गई, आप जा सकते हैं, अब क्या तोड़ना है, अब क्यों तोड़े हैं विंडोज़, तो वो यहाँ पे नाम से जाहिर हो रहा है कि आप ओपन पावर टू ब्रेक, दरवाज़ों को तोड़ सकते हैं, विंडो को तोड़ सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लिबरेशन, आज़ाद होने के लिए। अब यहाँ कौन आज़ाद हो रहा है, हम उसको मुलजिम को तो आज़ाद नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि जब पुलिस ऑफिसर अंदर गए ना मुलजिम को पकड़ने के लिए, तो उल्टा ये सीन हुआ कि मुलजिम ने ही पुलिस ऑफिसर को पकड़ के ना और किसी चीज़ से बांध दिया, सपोज कुर्सी से बांध दिया, ठीक है, रस्सी से पकड़ के किसी भी चीज़ से वहाँ पे कन्फाइन कर लिया, कैद कर लिया मुलजिम ने उन ऑफिसर को या फिर उस पर्सन को जो अरेस्ट करने गया था। तो ऐसी सूरत में वो कह रहे हैं कि ऑफिसर को या उस पर्सन को जो अरेस्ट करने गया था उनको इजाज़त है कि वो उस घर का मतलब कोई भी विंडो या दरवाज़ा तोड़ के जहाँ से उन्हें लगता है कि वो एस्केप कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं। Any police officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner windows or window of any house or place in order to liberate himself, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए, या वो शख्स जो अरेस्ट करने गया था वो, ठीक है जी। और वो आज़ाद क्यों करवा रहे हैं, डिटेन देर, उन्हें वहाँ पे डिटेन कर लिया गया था, रोक लिया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर 50। सेक्शन 50 कहता है कि नो अननेसेसरी रेस्ट्रेन, ज़रूरत से ज़्यादा आप रेस्ट्रेन नहीं करोगे। रेस्ट्रेन है कि मतलब रोक के रखना, किसको, कि आपने जब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है ना, तो विद इन जो टाइम आपके पास है, जैसे कि यूजुअली 24 घंटे का टाइम होता है कि उसके अंदर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, तो आपने अननेसेसरी डिले नहीं करना। उसको पकड़ा है, ये नहीं कि उसको पकड़ लिया वापसी में मैं ज़रा चाय पी लूँ, खाना खा लूँ, फिर पहुँच जाऊँगा थाने ना, रिपोर्ट कर दूंगा। अननेसेसरी रेस्ट्रेन नहीं करनी आपने। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेन देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप, ठीक है, और उसको पहुंचा देना आपने। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 51 कहते हैं कि सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई कि हमने पर्सन को अरेस्ट कर लिया था, अननेसेसरी उसको रेस्ट्रेन भी नहीं करना। अब क्या करना है, अरेस्ट करने के बाद उस शख्स को फौरी तौर पे आपने सबसे पहले सर्च करना है। सर्च क्यों करना है, उसकी रीज़न हो सकता है इसके पास कोई ऑफेंसिव मटीरियल हो, कोई मतलब वेपन कोई भी हो सकता है, उसके पास कोई खुदकुश हमलावर जैसे होते हैं, उनके पास बॉम्ब होते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा जैसे वो पुलिस अफसर को नुकसान पहुंचा सके, या उसके पास कुछ ऐसा हो जो सबूत हो लेकिन वो सबूत को डिस्ट्रॉय कर दे कि मेरा वो जाहिर ना हो, ठीक है, या किसी भी सूरत में। तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को उसको क्या करना है, सर्च करना है। सही है, अब इसको रीड कर लेते हैं। वो कह रहे हैं वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है अंडर अ वारंट, तो विच डज नॉट प्रोवाइड, अगर पुलिस ऑफिसर ने देखे, अब यहाँ पे नहीं बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको थोड़ा सा आसान करके आपको बताती हूँ। पुलिस ऑफिसर या फिर वो पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए होता है ना, क्योंकि अभी तो हम अरेस्ट जनरली पढ़ रहे हैं। वारंट था पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिस ऑफिसर ने उसको
अरेस्ट कर लिया अंडर अ वारंट, ठीक है, और वो वारंट ये कह रहा है कि इस शख्स की बेल नहीं हो सकती, ठीक है, या पुलिस अफसर ने उसको अरेस्ट किया अंडर अ वारंट और वो वारंट ये कह रहा था कि इस शख्स की बेल तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये बेल फर्निश नहीं करेगा, वो उसको करने नहीं देंगे, ठीक है ना, कैन नॉट, बट पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल, बेल तो हो सकती है। दो सूरतें हो गई, ये तो पुलिस ऑफिसर की हो गई कि वो अरेस्ट जो कर रहा है उस पर्सन की बेल हो सकती है और उस पर्सन की बेल नहीं हो सकती, लेकिन जिसमें उसकी बेल हो सकती है उसमें तो वो फर्निश ही नहीं कर रहा और जिसमें बेल नहीं हो सकती उसमें वैसे ही नहीं हो सकती। दो हो गई। उसके बाद हमने ऊपर पढ़ा था पर्सन भी तो अरेस्ट कर रहा था ना पुलिस ऑफिसर के अलावा। देखिए अरेस्ट एक मेक हो रही थी पुलिस ऑफिसर के थ्रू जिसके पास अथॉरिटी थी अरेस्ट करने की, एक हमारे पास अरेस्ट कौन कर रहा था, पर्सन कर रहा था, राइट। ये देखें पर्सन जिसको अथोराइज किया गया था कि आपने अंडर वारंट देके कि आपने इसको अरेस्ट करना है, वो कह रहा है जब एक पर्सन अरेस्ट कर रहा है और उसके पास वारंट ही नहीं है, ठीक है, और बाय प्राइवेट पर्सन या कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहा है जिसके पास वारंट है, दोनों सूरतों में वारंट नहीं है फिर भी अरेस्ट किया जा रहा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यस वारंट के बगैर भी आप अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और वारंट है फिर भी अरेस्ट किया जा रहा है। कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू बेल, लेकिन बेल नहीं दे सकते आप उस शख्स को, और अनेबल टू फर्निश बेल, या वो बेल फर्निश ही नहीं कर सकता। तो चारों सूरतों में आपने देखा कि चाहे पुलिस अफसर अरेस्ट कर रहा हो, चाहे वो पर्सन अरेस्ट कर रहा हो, चाहे अरेस्ट हो रही है अंडर अ वारंट, चाहे अरेस्ट हो रही है विदाउट अ वारंट, चाहे उस वारंट में लिखा हुआ है कि बेल हो सकती है, चाहे उस वारंट में लिखा हुआ है बेल नहीं हो सकती, तमाम सूरतों में उस शख्स को बेल नहीं मिलने वाली। कब? पहले उसकी क्या होगी, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन द पुलिस ऑफिसर टू होम ही मेक्स ओवर द अरेस्ट मे सर्च, उसको पहले सर्च किया जाएगा, ठीक है, उस पर्सन को और उस जगह को, एंड प्लेस इन द सेफ कस्टडी ऑल द आर्टिकल्स अदर देन नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, ठीक है, उस जहाँ पे वो रह रहा था उस जगह को भी सारा कुछ अरेस्ट सर्च किया जाएगा, अच्छे से तसल्ली की जाएगी इसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन वगैरह ना हो, माँ सिवाय उसके उन कपड़ों के जो भी अपैरल उसने वेयर किया हुआ है, उसके अलावा जो कुछ भी मिलेगा वो आप कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में दे देंगे, सही है। उसके बाद हमारे पास आता है मोड ऑफ सर्चिंग। मैंने अब सवाल लेते हैं कि औरत को भी ऐसे ही सर्च किया जाएगा, तो जाहिर है ये भी एथिकल या कस्टम के खिलाफ बात होती है। तो यहाँ पे उन्होंने अलग से सेक्शन बनाया 52 जिसमें बताया है कि औरत की सर्च एक लेडी पुलिस ऑफिसर ही करेगी, और हमारे यहाँ लेडी पुलिस ऑफिसर भी कोई कम नहीं है, मतलब बहुत जलील करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया लेडी पुलिस ऑफिसर करेगी और डिग्निटी का, डिसेंसी का ख्याल रखते हुए करेगी। ये देखिए, व्हेनेवर इट इज़ नेसेसरी टू कॉज अ वुमन टू बी सर्च द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमन, एक औरत करेगी उसको सर्च विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, डिसेंसी का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 53 जो कि कहता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। जैसे भी हमने बात की ना कि उसने पुलिस ऑफिसर ने या पर्सन ने सर्च किया था और उन्हें कोई ऑफेंसिव वेपन मिला है, तो इनके पास ये पावर है कि जैसे वो ऑफेंसिव वेपन मिले तो उसको क्या कर सकते हैं, अपने जब्त में कर सकते हैं, अपने उसमें ले सकते हैं, ठीक है। या वो कह रहा है द ऑफिसर या फिर अदर पर्सन जिसने अरेस्ट की है इस कोड के तहत, कोड से मुराद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत, मे टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन्स विच ही हैज़ अबाउट हिज पर्सन एंड शैल डिलीवर ऑल द वेपन्स, और फिर हम उन वेपन्स को इनसे लेकर किनको देंगे, कोर्ट को देंगे या ऑफिस को देंगे, किस ऑफिस को, बिफोर विच और होम द ऑफिसर पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड, उस ऑफिस को जिस ऑफिस ने ये कहा था कि जाके फलां शख्स को अरेस्ट करो, ठीक है। तो इन दोनों को आप दे सकते हैं, दोनों को, या तो कोर्ट को दो और आ गया ना, या फिर उस ऑफिसर को दो, दोनों में से एक तो आपके पास मैंडेटरी आपको देना ही देना है, वो ऑफेंसिव वेपन्स, ठीक है, डिलीवर करने हैं। अच्छा, ये थे हमारे पास सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 53 जिसके अंदर हमने ना अरेस्ट जनरली देखा कि जनरल अरेस्ट कैसे होती है। ये एक जनरल अरेस्ट का तरीका है, अब आपको पता चल गया कि जनरल अरेस्ट का तरीका क्या है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वारंट होना ज़रूरी था। अब हम वो अरेस्ट देखेंगे जिसमें अरेस्ट आप कर सकते हैं लेकिन विदाउट वारंट, आपके पास वारंट नहीं भी है तब भी आप जाके अरेस्ट कर सकते हैं। तो सोचने की बात है कैसे, कौन से ही ऑफेंसेस हो गए होंगे, कौन से उन्होंने जुर्म कर दिए होंगे, ठीक है, क्या उनका सिवियरिटी लेवल होगा कि आप बगैर ही वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो बी पार्ट में हमने यही देखना है कि अरेस्ट विदाउट वारंट। तो सेक्शन 54 पे चलते हैं। 54 हमें क्या कहते हैं, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी इसको कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस कब जो है वो अरेस्ट कर सकती है बगैर वारंट के। उसने कहा है कोई भी पुलिस ऑफिसर बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, नंबर 1 एंड और बगैर वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। कब कब? नंबर 1, पहला आपको लगा हो कि किसी शख्स ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है,
कॉग्निजेबल आपको पता है ऑफेंस सिवियरिटी उनकी नेचर होती है, जैसे फर्ज करो किसी को कत्ल कर देना, बड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, ठीक है। या फिर एक तो ये, और अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, या ऐसा शख्स जिसके खिलाफ कंप्लेन आ गई है उसके लिए भी आपको वारंट की जरूरत नहीं है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, रीजनेबल कंप्लेंट होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 हो गए। अब नंबर 3, जिसके अगेंस्ट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये फलां शख्स फलां काम में इन्वॉल्व है, और विसल ब्लोअर ने दी है, जिसने भी दी, ठीक है, और वो न्यूज़ भी पक्की है, खबर सही, इन्फॉर्मेशन सही मिली है, उसको भी आप बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। या फिर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दूसरा था, या फिर अनरीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो इन 4 सूरतों में आप किसी भी शख्स को बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। अभी हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ सबसेक्शन 1 में उसने ये बताया कौन कौन से हैं। पहला वो जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, फ़ौरन से उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो। दूसरा वो जिसके अगेंस्ट किसी ने कोई रीजनेबल कंप्लेंट की है, ठीक है, कि फलां शख्स ने मेरे इसको मारा है, या कोई भी कंप्लेंट की है, ठीक है, तो बगैर वारंट के आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। तीसरा वो जिसके ऊपर आपको शक हो, ठीक है, बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। चौथा वो जिसके बारे में किसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो और पक्की इन्फॉर्मेशन मिली हो, उसको आप बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। 4 हो गए हैं जी। सेकेंडली वो हमें बता रहा है कि और किसको हम बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, एनी पर्सन हैविंग इन हिज पोजेशन, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिसकी पोजेशन में लॉफुल एक्सक्यूज के बगैर क्या है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच कॉज शैल लाई ऑन सच पर्सन, ये है उसके पास। आप ये सारे को डिलीट करें, मैं आपको बताती हूँ यहाँ से आपने क्या करना है। एनी पर्सन हैविंग इन पोजेशन, के उसकी मलकियत में क्या है, एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, बस ये इतनी सी बात है कि किसी भी शख्स के पास हाउस ब्रेकिंग का कोई भी टूल मौजूद है, ठीक है। हाउस ब्रेकिंग घर तोड़ने का नहीं, घर में एंटर होने का, कि वो बगैर लॉ के बगैर किसी की इजाज़त के किसी के भी घर में घुस सकता है। इसमें आ जाते हैं चोर, आ जाते हैं जैसे कि, ठीक है, गन पॉइंट पे ले जाते हैं, रोबरी, बड़ी गैंग के जो होते हैं, तो रेप होते हैं। कोई भी शख्स जिसके पास ऐसे टूल मौजूद हैं जिससे ये नज़र आ रहा हो कि वो किसी के भी घर में ब्रेक कर सकता है, एंटर हो सकता है, ठीक है, और जब उस शख्स से पूछा जाए ये चीज़ तुम्हारे पास क्यों रखी है, तो वो उसका कोई हमें जस्टिफाइड आंसर भी ना दे सके, ठीक है, तो उस शख्स को बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है कि थर्डली, और किसको बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर द कोड और बाय ऑर्डर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एक शख्स जिसको मतलब इश्तिहारी मुलजिम जिसको हम कहते हैं ना, वो इश्तिहारी मुलजिम जिसको करार दिया है कोर्ट ने, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ने, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, उसको कह दिया कि ये क्या है, मुजरिम है, तो वो बस फिर बन गया जी, ऑफेंडर बन जाता है वो, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास चौथा, और किसको हम बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, वो कह रहा है एनी पर्सन इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड, कि जिसके पास आपको कोई ऐसी चीज़ मिली विच में रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, जो कि लगा कि ये इसकी अपनी नहीं है, ये इसने चुराई हुई है, ठीक है, एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। और ये भी हमें शक है कि उस स्टोलन प्रॉपर्टी से ना, सपोज उसने किसी की गन चुरा के और किसी का कत्ल कर दिया है, ठीक है, कि उसने उस स्टोलन प्रॉपर्टी का मिस यूज भी फिर किया है, तो ऐसे शख्स को भी फिर आप क्या कर सकते हैं, बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थली उसने हमें क्या बताया कि एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर कोई कार्रवाई कर रहा था, फ़र्ज करें वो उसको गिरफ्तार कर रहा था, उसने रुकावट डाली, वो भाग गया, ठीक है, या पुलिस ऑफिसर उससे कुछ पूछ रहा है, वो नहीं बता रहा है, ठीक है, तो किसी भी तरह की पुलिस ऑफिसर की कार्रवाई में जब आप रुकावट डालोगे तो आपको बगैर उसके अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये देखें, वो वहाँ से एस्केप करता है, अटेम्प्ट टू एस्केप या भागने की कोशिश करता है। सिक्सली, एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, वो शख्स जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का भगोड़ा हो, वहाँ से भागकर आ गया हो, उसको भी आप बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सेवंथली, और किसको, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has received reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of Pakistan which if committed in Pakistan would have been punishable as an offence for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in Pakistan। सिंपल सा वो कह रहे हैं कि कोई शख्स है जिसने पाकिस्तान से बाहर कोई जुर्म किया, और ऐसा जुर्म किया जो पाकिस्तान में अगर वो करता तो उसको उसकी सज़ा मिलती,
ठीक है। तो ऐसे शख्स को लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन के तहत, ठीक है, एक्स्ट्राडिशन का लॉ कहता है कि आपने मतलब कि बाहर से जो शख्स आते हैं ना, मतलब आपको डिपोर्ट करके जिनको लेके आते हैं, कि उसके तहत फिर उसको वो आप बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। जब डिटेन जब वो यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे मुल्क के लोग उसको यहाँ पे डिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद है जी 8th क्या कह रहा है कि any released convict committing a breach of any rule made under the section 565 और उसका सबसेक्शन 3। रिलीज कन्विक्ट कौन है कि एक शख्स जिसने कोई छोटा मोटा जुर्म किया था और आपने उसको रिलीज कर दिया कुछ महीनों की सजा के बाद, ठीक है, और उसके बाद भी, सजा मिलने के बाद भी वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई रूल तोड़ रहा है। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। ब्रीचिंग ऑफ एनी रूल, जो किस में बनाया गया था, सेक्शन 565 के सबसेक्शन 3 में, इसी एक्ट के, ठीक है, उसको उसने तोड़ा तो उसको आप बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। 9th हम और किसको कर सकते हैं, any person for whose arrest a requisition has been received from another police officer provided that the requisition specifies the person to be arrested, specify आप करोगे, and the offense or other cause for which the arrest is to be made, उस कॉज बताई जाएगी कि इसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, और इट अपेयर्स देयरअपॉन दैट द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इशूड द रिक्विजिशन। 9th वो ये कह रहा है कि अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर, किसी दूसरे थाने में की तरफ से दूसरे एक थाने वाले को, ये देखो ना, एक थाना ए है और एक थाना बी है, ए वाले ने बी को रिक्विजिशन भेजी है कि ये फलां शख्स है और इसको, ये आपके मतलब जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, काइंडली इसको आप अरेस्ट कर लें, और वो रीज़न भी देता है कि इसने ये जुर्म किया है, ठीक है, तो उसको भी बगैर वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये 9 केसेस हैं जिनमें किसी भी शख्स को बगैर वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। सही है कि वो इश्तिहारी करार दिया गया हो, पाकिस्तान से बाहर उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो कि जो नहीं करने का था, उसके पास कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा मटेरियल निकला हो जिससे शक होता हो कि इसने यार मतलब हाउस ब्रेकिंग मटेरियल हो वो, उसके अलावा उसके पास से कोई ऐसी चीज़ निकली हो जो कि लगाओ कि स्टोलन प्रॉपर्टी है और वो उसको किसी ऑफेंस में यूज़ कर सकता हो, ठीक है, उसके अलावा जिसने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस किया हो, तो ये तमाम लोग हैं जिनको आप बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। सही हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 55 कहता है अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स हैबिचुअल रॉबर्स। वैगाबॉन्ड्स होते हैं खाना बदोश होता है ना, जो कभी कहीं रह रहे हैं कभी कहीं रह रहे हैं, टिक के नहीं बैठते। अक्सर ऑफेंडर्स भी इस तरह के काम करते हैं ताकि उनको पहचानना मुश्किल हो जाए, उनकी कोई परमानेंट रेजिडेंसी नहीं हुआ करती। खैर वो कह रहे हैं कि जब वैगाबॉन्ड्स और हैबिचुअल रॉबर्स को अरेस्ट करना, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में इन लाइक मैनर अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड। किस को अरेस्ट कर सकते हैं वो लोग? नंबर 1, एनी पर्सन फाउंड टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन, कि किसी खास एरिया, किसी खास स्टेशन के लिमिट में वो शख्स क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करता है, अपनी प्रेजेंस को छुपाने की कोशिश करता है, ठीक है, अंडर सर्कमस्टांसेस विच अफोर्ड रीजन टू बिलीव, जिससे ये लगता है, ये यकीन हो जाता है कि ही इज टेकिंग सच प्रिकॉशंस, कि वो ऐसी प्रिकॉशंस क्यों कर रहा है, विद अ व्यू टू कमिटिंग अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, कि वो यकीनन अपनी शनाख्त इसलिए छुपा रहा है कि वो यकीनन क्या करने वाला है, कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस करने वाला है, ठीक है, उसको आप अरेस्ट करोगे। उसके अलावा एनी पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन हु हैज़ नॉट ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, जिसके पास ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस भी नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब जिसके पास गुजर बसर करने के या उसके पास कमाने के कोई जराए भी नहीं है, ठीक है, वो ऐसा शख्स जो किसी खास एरिया, किसी खास स्टेशन, सपोज रेलवे स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, किसी भी खास एरिया में रह रहा हो और जिसके पास गुजर बसर का कोई खास जरिया भी ना हो, और जब उससे पूछा जाए कि आप यहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके यहाँ पे कोई जॉब है ना कुछ है, तो क्या कर रहे हैं, तो वो कहे, वो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी ना दे सके पुलिस वालों को, ठीक है, ऑफिसर्स को, तो ऐसे शख्स को भी अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एनी पर्सन हु इज़ बाय रेप्यूट एंड हैबिचुअल रॉबर, ठीक है, हाउस ब्रेकर, मतलब जो शुरू से ही बदनाम है कि हाँ ये फलां गुंडा या फलां शख्स तो ये काम करता ही करता है, ठीक है, जो हैबिचुअल होते हैं उनको भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, करेंगे बल्कि। सेक्शन नंबर 56 में है हमारे पास प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। इससे वो कह रहे हैं कि जब कोई पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करता है, डिप्यूट से मतलब उसको असाइन कर रहा है कोई टास्क कि वारंट आपके पास नहीं है लेकिन आप जाओ फलां शख्स को अरेस्ट करके आओ, ठीक है, बगैर वारंट के, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो जिस शख्स को भी अरेस्ट करना है,
ठीक है। और जो करने जा रहा है वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर ना अपने सुपीरियर से कहेगा, पुलिस ऑफिसर को जो उसका सीनियर है, कि मुझे आप रिटर्न में लिख के दें, ताकि देखिए ना अल्लाह ना करे कल को कोई मसला होता है तो वो सीनियर तो मुकर जाएगा कि सर इसने अपने एंड पे अरेस्ट किया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो वर्बली काम नहीं चलेगा। वो रिटर्न में लिख के देगा कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि जाओ फलां शख्स को अरेस्ट करके आओ, और वो उसमें रीज़न भी मेंशन करेगा कि फलां शख्स को अरेस्ट क्यों करना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे उसने कहा एन ऑर्डर इन राइटिंग, रिटर्न में ऑर्डर दिया जाएगा, और उसमें ऑर्डर में क्या बताया जा रहा होगा, इंपॉर्टेंट है ये, स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जिस शख्स को अरेस्ट करना है उसके बारे में बताया जा रहा होगा, उसने क्या जुर्म किया वो बताया जा रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट, फिर ऑफिसर क्या करेगा, अरेस्ट करने से पहले जिस शख्स को अरेस्ट करना है उसको भी नोटिफाई करेगा कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ और इस बुनियाद पे कर रहा हूँ। ठीक है, अंधाधुन नहीं उठा के ले आना। हमारे यहाँ तो ये होता है अरेस्ट करके ले जाते हैं, ड्रामों में जैसे हम देखते हैं वो पूछते रह जाते हैं जी हमने किया क्या, जुर्म तो बताओ, जुर्म नहीं बताया जा रहा होता है। एनीवेज सेक्शन 56 हमें कहता है रेफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अब किसी शख्स को आपने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अब उससे पूछा जा रहा है बताओ जी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी असल रिहाइश कहाँ के हो, तुम किस इलाके के हो, वो इनकार कर रहा है, नहीं बता रहा है, तो क्या करना है, व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज़ कमिटेड और हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग, जिसने क्या किया, नॉन कॉग्निजिबल, यानी कि जुर्म तो किया लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेटी के नेचर का नहीं था, बहुत कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं था, वो रिफ्यूज़ कर देता है ऑन डिमांड ऑफ सच पुलिस ऑफिसर, जब पुलिस ऑफिसर डिमांड करता है, वो क्या रिफ्यूज़ कर रहा है, टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस और गिव द नेम और द रेजिडेंस विच ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स। या तो वो दे ही नहीं रहा अपना नाम और अपनी रिहाइश का पता, या फिर ये देखें और है, या फिर जो वो दे रहा है वो गलत है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो। ठीक है, ये फॉल्स है, ये देखें, ओहो, तो वो क्या कर रहा है जी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये देखें, टू बी फॉल्स, तो ही मे बी अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया जाएगा बाय सच ऑफिसर। और क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, ताकि उससे उसका नाम और रिहाइश जो है वो पता लगवाई जा सके, एसरटेन की जा सके। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब उसका नाम और पता चल जाएगा आपको, मतलब ट्रू नेम रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन एसरटेन पता चल जाएगा, तो आप फिर उस शख्स को छोड़ दोगे। और कब छोड़ोगे, ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, उससे एक बॉन्ड को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, चाहे वो विद और विदाउट श्योरिटीज हो, टू अपेयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट। ठीक है, इफ़ सो रिक्वायर्ड, मगर यहाँ पे प्रोवाइजो अटैच कर दिया कि प्रोवाइडेड डैट, अगर ऐसा शख्स वो पाकिस्तान का रिहायशी नहीं है, जाहिर छोड़ना तो है ना, उसने नाम पता बता दिया, वो नॉट आर रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान, तो उससे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा जो कि सिक्योर्ड बाय श्योरिटी बॉन्ड उससे साइन करवाया जाएगा। ठीक हो गया जी। सेक्शन 3 कहते हैं, सब सेक्शन 3, शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस सच पर्सन बी नोट एसरटेन, अगर 24 घंटे के अंदर आपको उस शख्स का नाम और उसकी रिहाइश का पता नहीं चला, 24 आवर्स के अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, और शुड ही फेल टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, या फिर उसने बॉन्ड को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो फिर इफ़ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटीज, उसका फिर काम क्या, हम उसका क्या करें, फिर ही शैल बी फॉरवर्डेड टू द नियर मजिस्ट्रेट, उसको मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया जाएगा कि सर जी ना अपना नाम बता रहा है, 24 घंटे गुजर गए हैं, ना अपनी रिहाइश बता रहा है, बस उसको ऐसे ही फिर मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन में 58, परसू ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अनदर जुरिस्डिक्शन। परसू होता मतलब किसी के पीछे जाना, ठीक है, किसी ऑफेंडर के आप पीछे जा रहे हो लेकिन वो आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो ये सेक्शन 58 जो है वो पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर रहा है, अगर आप किसी ऑफेंडर के पीछे जा रहे हो और आपको पता चला कि वो भाग के फलां जगह चला गया जो कि आपके एरिया में नहीं है, वो सवाल कर सकता है ना कि तुम मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो आप ऑफेंडर को परसू कर सकते हो, उसके पीछे जा सकते हो और उसको पाकिस्तान के किसी भी एरिया से अरेस्ट कर सकते हो। ये देखो, इनटू एनी प्लेस इन पाकिस्तान, सही है, एनी पर्सन जो ऑथराइज्ड है वो उसको अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 59 कहते हैं अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन्स एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अभी हमने सेक्शन ऊपर के सेक्शन में पढ़ा था कि अरेस्ट कौन कौन कर सकता है, अरेस्ट जनरली 46 में पढ़ा था, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन जिसको आपने असाइन किया है काम के अरेस्ट करो। तो वो कह रहे हैं जब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करे कोई, ठीक है, जैसे मैं मिसाल देती हूँ, फ़र्ज़ करें आप हैं, आपके इर्द गिर्द अल्लाह ना करे आपके एरिया में कोई चोर आता है, ठीक है, 3-4 घरों को चोरी करके जा रहा होता है, उसको पकड़ लिया तो उसको खूब मतलब मारपीट उसके साथ की जाती है, प्राइवेट पर्सन ने उसको अरेस्ट किया, तो अब उसने क्या करना है, उसने फ़ौरन से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है
ठीक है, पुलिस ऑफिसर को उसको हवाले करना है, और अगर पुलिस ऑफिसर वहाँ पे नहीं है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके उस शख्स को पुलिस स्टेशन के हवाले कर देना है, उस ऑफेंडर को। सही है। उसके बाद उसने कहा है अगर इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड, और अगर आपको पता हो कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है एंड ही रिफ्यूज इज ऑन द डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर, और वो अपना नाम देने से भी इनकार कर रहा है, अपना पता बताने से भी इनकार कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसके बाद ही शैल बी एट वंस रिलीज। सेक्शन 60 में कहता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर द मैजिस्ट्रेट और ऑफिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, के पर्सन को जो आपने अरेस्ट किया है उसको आपने 24 घंटे के अंदर अंदर किसके सामने पेश करना है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, या जो ऑफिस आपके पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, ठीक है, उनके सामने आपने उसको पेश कर देना है। ये अगली वही वाली बात आ गई, पर्सन को आपने पेश तो करना है, कितनी देर के अंदर पेश करना है, 24 घंटे के अंदर आपने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना है अंडर सेक्शन 167। 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सवाल है 24 घंटे कब से शुरू होंगे, वो बता रहे हैं एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट, जहाँ से आपने उसको अरेस्ट किया तब से आपका टाइम शुरू हो जाएगा, उसके बाद से 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना होगा। ठीक है जी, वैसे हमारे सेक्शन 60 तक था, एक ये है, इसको और देख लेते हैं। सेक्शन 62 पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस, कि जब भी किसी भी शख्स को, मैं ऐसे बता देती हूँ, जब आप बगैर वारंट के अरेस्ट करते हैं ना तो फ़ौरन से आपको कुछ उसने अथॉरिटीज़ बताई हैं जिनको इन्फॉर्म करना होता है। जैसे कि एक डीएसपी को आपने ज़रूर बताना होता है कि सर मैंने इस शख्स को अरेस्ट किया, इस जुर्म में बगैर वारंट के अरेस्ट किया। उसके अलावा ज़िले नाजिम को, अगर तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में ज़िले नाजिम को भी इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है जी, ये आगे डीएसपी जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, इनको आपने, और किस एक्ट के तहत, पुलिस एक्ट 1861 के तहत इन 3 लोगों को आपने बताना है। अब सपोज उस इलाके में अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ही नहीं हुए, जिला नाजिम है ही नहीं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ वो आपको बता रहा है अभी। डैट इन द एप्लीकेशन दिस सेक्शन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अभी नहीं हुए, जिला नाजिम नहीं है, वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ शैल बी रीड एज रेफरेंस टू द डीसीओ, उस डिस्ट्रिक्ट के डीसीओ को आप बता दोगे उस, ठीक है, बजाय ज़िला नाजिम, क्योंकि ज़िला नाजिम तो भी है नहीं। लेकिन जैसे ही उस एरिया में इलेक्शन होते हैं और ज़िला नाजिम अपॉइंट हो जाता है, उसके बाद आपने फिर डीसीओ को नहीं बताना, फिर ज़िला नाजिम को ही बताना होगा। ठीक है जी, और ये था हमारा, वैसे तो चैप्टर 5 के आगे 1-2 छोटे छोटे से सेक्शन है, लेकिन हमारा ये था अरेस्ट का सेक्शन और ये चैप्टर जो हमने सीआरपीसी का कर लिया है। और आज के लिए इतना ही। कुछ भी ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।